लेक्चर में अपन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। पैरेलल ऑपरेशन, दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में क्यों ऑपरेट किया जाता है और उससे कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, पैरेलल ऑपरेट करने के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड कंडीशन होती हैं, पैरेलल ऑपरेशन के लिए कब जो है पैरेलल ऑपरेट कर सकते हैं, कब दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं, ये सारी कंडीशंस पे अपन स्टडी करेंगे और डेफिनेटली आपको बहुत जो है बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसफार्मर होते क्या है, पैरेलल ऑपरेशन की जरूरत क्या होती है, पर यूनिट वैल्यूज क्या होती है और R2X का रेशियो क्या होता है और वो क्यों एक जो है बराबर होना जरूरी होता है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, वो क्यों रिक्वायर्ड होनी जरूरी होती है। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स। इस लेक्चर में अपन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं। पैरेलल ऑपरेशन का मतलब होता है लोड शेयर करने के लिए, जैसे एक लोड है, ये आपके पास एक लोड है और ये करंट ज्यादा ले रहा है, तो आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, ये एक ट्रांसफार्मर है, ये दूसरा ट्रांसफार्मर है, ये दो ट्रांसफार्मर हैं जो दोनों ही सोर्स से जुड़े हुए हैं। एक ट्रांसफार्मर इस पावर फीड कर रहा है, इस लोड को एक ट्रांसफार्मर पावर फीड कर रहा है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो 50 एम्पियर है, जबकि लोड को रिक्वायर्ड पावर है 75 एम्पियर। लोड को रिक्वायर्ड पावर 75 एम्पियर है और ट्रांसफार्मर जो दे सकता है उसकी पावर रेटिंग 50 एम्पियर है। सपोज दैट, ऐसे मान लीजिएगा, तो क्या करना पड़ता है इस केस में, दूसरे ट्रांसफार्मर से एक टैपिंग लेनी पड़ती है और दूसरा ट्रांसफार्मर जो है इसको 25 एम्पियर करंट देगा, तो इनको पैरेलल में ऑपरेट करना पड़ता है ऐसे, और इनपुट भी पैरेलल में जोड़ने पड़ते हैं, आउटपुट भी पैरेलल में जोड़ने पड़ते हैं। ऐसे करके ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है, ऐसे करके ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो इस पैरेलल ऑपरेशन को और बेहतरीन तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली इस लेक्चर में अपन इसको जो है डेप्थ में लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पैरेलल ऑपरेशन की क्यों जरूरत होती है। पहली जरूरत है लोड शेयरिंग करने के लिए, लोड शेयरिंग करने के लिए। दूसरा क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस करनी है, तो इसकी पावर सप्लाई मैंने गाइड कर दी है, ये पावर सप्लाई आउट कर दी है। अब लोड को कंटिन्यूसली पावर चाहिए, चाहे लो पावर में हो सकती है, थोड़ी पावर कम दो तो भी चलेगा। तो अपन क्या करेंगे, जनरली जो है लोड सेटिंग जो की जाती है वो तो या तो विंटर के टाइम पे की जाती है या ऑफ सीजन में की जाती है, जब लोगों को जो है डिमांड कम हो, फैक्ट्री को डिमांड कम हो, हाउस होल्ड को डिमांड कम हो। लोड सेटिंग जनरली उस ऑपरेशन में की जाती है, या फिर जो है पहले पब्लिकली अनाउंस करना पड़ता है कि लोड सेटिंग होने वाली है, तो लोड कम करके या जो है कट करके जो है लोड सेटिंग की जाती है। लेकिन जो है पावर ट्रांसफार्मर्स को जो है आप ऑफ नहीं कर सकते, तो उसके लिए पैरेलल ऑपरेशन में क्या होता है कि दो ट्रांसफार्मर रखे हुए जाते हैं। एक ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस कर रहे हैं तो एक ट्रांसफार्मर को आउट कर दीजिएगा सप्लाई से और दूसरा ट्रांसफार्मर ऑन रहेगा। ओके, इसकी जो मेंटेनेंस कर दीजिएगा, आप इसको ऑन कर दीजिएगा और इसकी मेंटेनेंस कर दीजिएगा, इसको ऑफ कर दीजिएगा। तो दूसरी रिक्वायरमेंट जो होती है ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेट करने की, वो अलग अलग मेंटेनेंस करनी है ट्रांसफार्मर्स की, तो दो ट्रांसफार्मर पर लगाती है। जैसे मान लो कि किसी कॉलोनी या किसी हाउस होल्ड या किसी कंपनी को यदि पहले से यदि 200 kVA का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 200 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अब यार लोड बढ़ गया और 300 kVA लोड हो गया, लोड इंक्रीज हो गया, लोड इंक्रीज कितना इंक्रीज कर गया लोड, अब 300 kVA का हो गया। तो क्या करेंगे, इस 200 kVA के ट्रांसफार्मर को हटा देंगे, 200 kVA के ट्रांसफार्मर को क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे और 300 kVA का ट्रांसफार्मर लगा देंगे। ये ऐसा नहीं करते। तो क्या करते हैं, यहाँ पहले से 200 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और दूसरा ट्रांसफार्मर में नॉर्मली कोशिश ये करते हैं कि 200 kVA का ही लगे, थोड़ी ओवर रेटिंग का लगा देते हैं, जबकि लोड तो 300 है लेकिन अपन 200 kVA का दूसरा ट्रांसफार्मर और लगा देते हैं वहां पे। तो ऐसा करने से क्या होता है कि दो ट्रांसफार्मर आपके पास अवेलेबल होते हैं। नॉर्मली जो है 300 kVA जो लोड होता है वो हमेशा 300 नहीं रहता,
ये तो पीक आवर्स में ही होता है या पीक सीजन में ऐसा लोड होता है। बाकी नॉर्मल कंडीशन में 50 से 60% लोड के लिए ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जनरली डिजाइन किए जाते हैं। तो 300 वाले लोड के ऊपर जो है 150 के आसपास लोड नॉर्मली रहता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कैलकुलेट होता है। तो 300 वाले पे जो लोड जो नॉर्मली रहता है, वो इसके ऊपर जो लोड नॉर्मली रहता है वो 150 kVA रहता है। तो दोनों ट्रांसफार्मर ही सफिशिएंट है, इफिशिएंट है इस लोड को फुलफिल करने के लिए। ये अकेला भी इस लोड को फुलफिल कर सकता है, ये अकेला भी कर सकता है, और दोनों साथ ज्वाइंटली भी कर सकते हैं। तो इसकी मेंटेनेंस करनी है तो ये लोड को फुलफिल करेगा, इसकी मेंटेनेंस करनी है तो ये लोड को फुलफिल करेगा, और दोनों ज्वाइंटली काम करेंगे तो भी जो है इसको जो है लोड को फुलफिल करेंगे। ओके, तो ऐसे करके दो ट्रांसफार्मर नॉर्मली क्या करते हैं कि कहीं भी आपको ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने हैं तो एक सिंगल यूनिट हाई रेटिंग की बजाय दो यूनिट जो ट्रांसफार्मर, दो अलग अलग ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो हाफ रेटिंग के होंगे या कम रेटिंग के होंगे। जरूरी नहीं होता कि दो ट्रांसफार्मर पैरेलल लगाने के लिए दोनों बराबर रेटिंग के हों, ऐसे भी हो सकता है एक ट्रांसफार्मर जो है वो 200 का हो, दूसरा ट्रांसफार्मर 100 kVA का हो, जो भी तो 300 kVA के लोड को फुलफिल कर सकता है। ऐसे भी दो ट्रांसफार्मर को आप जोड़ सकते हो। तो पहला रिक्वायरमेंट हुई ट्रांसफार्मर लोड शेयरिंग के लिए। लोड ज्यादा है ट्रांसफार्मर की रेटिंग से तो दो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, ये पहली बात होगी लोड शेयर करने के लिए। दूसरी कंडीशन होगी कि ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस लेना है तो दो ट्रांसफार्मर या दो से ज्यादा ट्रांसफार्मर पैरेलल में होते हैं तो 1 by 1 एक को मेंटेनेंस पे ले लेते हैं, बाकी के लोड को शेयर करते रहते हैं। उस ट्रांसफार्मर को पावर से जो कट कर देते हैं, दोनों साइड से काट देते हैं और जो है दूसरे ट्रांसफार्मर को चलने देते हैं। तो ऐसे करके उसको लोड हटा देते हैं, दूसरे ट्रांसफार्मर पे लोड लगा रहता है क्योंकि दोनों पैरेलल पे ऑपरेट हो रहे हैं। एक को हटाने से सीरीज में तो क्या होता है, एक को हटाने से दूसरा का लोड भी गायब हो जाता है, जबकि पैरेलल में एक को लोड से हटाएंगे तो दूसरे पे लोड लगा रहता है। तो अपन जो है अलग अलग मेंटेनेंस के टाइप पे करते हैं। तीसरा जो है पैरेलल ऑपरेशन करते हैं कि यदि लोड डिमांड बढ़ती जाती है, ग्रेजुअली लोड डिमांड बढ़ जाती है, तो एक ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करने की बजाय जैसे 200 की बजाय 300 वहां पे पावर डिमांड होगी, लोड डिमांड बढ़ गई ग्रेजुअली टाइम के साथ, तो अपन ऐसा नहीं करते कि 200 वाले को हटा के 300 वाला ट्रांसफार्मर वहां रख देते कॉलोनी में, मोहल्ले में या कंपनी में, फैक्ट्री में। ऐसा नहीं करते हैं, पहले से 200 का ट्रांसफार्मर उसको एज इट इज रखते हैं और उसके साथ एक नई यूनिट और लगा देते हैं जो 200 की होगी या 100 की होगी। 200 की यदि फर्दर लोड इंक्रीज होने की संभावना है तो 200 की लगाएंगे, यदि लोड इंक्रीज होने की संभावना कम है और लोड इतना नहीं बढ़ा है और इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं हो रहा तो 100 यूनिट को इंस्टॉल करेंगे। ऐसे करके एक ट्रांसफार्मर के साथ दूसरा एक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर लेंगे जो दोनों पैरेलल में ऑपरेट होंगे। उनसे जो है दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, एक तो डिमांड को फुल सेटिस्फाइड होगा और दूसरा मेंटेनेंस पे जब जाएंगे तो दोनों ट्रांसफार्मर आपको मिलेंगे तो 1 by 1 करके मेंटेनेंस कर लेंगे, जिससे लोड शट डाउन नहीं लेना पड़ेगा आपको, लोड को जो है रनिंग कंडीशन में रखते हुए मेंटेनेंस कर पाएंगे। तो ये थी तीसरी जो है पैरेलल ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन। क्यों ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट किया जाता है? पहला लोड जो है शेयरिंग करने के लिए, दूसरा मेंटेनेंस करने के लिए, तीसरा लोड डिमांड इंक्रीज हो गई है उसको फुलफिल करने के लिए, चौथा दो लाइनों को पैरेलल अल्टरनेटिव लाइन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे पावर सिस्टम में जो लाइंस होती हैं वो एक सिंगल लाइन नहीं होती, किसी भी एक सिटी से दूसरे सिटी, किसी भी एक पावर यूनिट से दूसरी पावर यूनिट, किसी भी एक लोड सेंटर से दूसरे लोड सेंटर तक एक सिंगल लाइन से काम नहीं चलता। हो सकता है वो किसी भी स्ट्रॉम में, किसी भी जो है आंधी तूफान में डैमेज हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, फॉल्ट हो जाए, टूट जाए, किसी भी कंडीशन में मैकेनिकली डैमेज हो जाए, इलेक्ट्रिकली डैमेज हो जाए, उस केस में दूसरी एक लाइन होनी चाहिए, दूसरा एक पाथ होना चाहिए, दूसरा एक वे होना चाहिए जहाँ से पावर जो है उस लोड सेंटर को दी जा सके और जो है जनरेटिंग स्टेशन से ली जा सके या वो सप्लाई को कंटिन्यू किया जा सके। इसलिए क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर और लाइन दूसरी एक पैरेलल पाथ हमेशा रखते हैं। जो नॉर्मल कंडीशन में जो पावर ट्रांसफार्मर को फुल इफिशिएंसी पे चलाया जाता है, मतलब एक ट्रांसफार्मर 200 के दो ट्रांसफार्मर आपने लगा रखे हैं जबकि डिमांड 200 के लिए ही है, तो एक को अपन ऑफ रखेंगे, चलाएंगे नहीं,
लेकिन वो रखेंगे हमेशा, क्योंकि जब भी उस पर्टिकुलर लाइन या ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम आ गई तो दूसरा ट्रांसफार्मर उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए, जिससे आपकी पावर सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करने के लिए, अल्टरनेटिव वे प्रोवाइड करने के लिए, एक स्टैंड बाय देने के लिए भी दो ट्रांसफॉर्मर्स एक साथ पैरेलल में ऑपरेट किए जाते हैं। कई बार लोड डिमांड, सीजनल डिमांड बढ़ जाती है, जैसे दीपावली के टाइम पे लोड डिमांड ज़्यादा हो जाती है, या किसी पर्टिकुलर सीजन है जैसे समर के अंदर किसानों को पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनकी फसल एकदम से सूखने लग जाती है, जो हीट की वजह से उनको बार बार इरिगेशन में वाटर पंपिंग करना पड़ता है, तो उस टाइम पे किसानों को पावर सप्लाई की ज़्यादा डिमांड होती है। ऐसे किसी इंडस्ट्री में जो है पर्टिकुलर टाइम पे इंडस्ट्री पे पावर डिमांड जो है, लोड डिमांड ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम पे भी आपको दूसरी जो पैरेलल यूनिट होती है उससे पावर दी जा सकती है। नॉर्मल केसेस में पैरेलल यूनिट स्टैंड बाई रहती है, लेकिन जो है ओवरलोड कंडीशन में या एक्स्ट्रा डिमांड की कंडीशन में वो वहाँ पे पावर को फीड कर सकती है, इसलिए ये पैरेलल ऑपरेशन करते ही है। तो ये पैरेलल ऑपरेशन की रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। अब पैरेलल ऑपरेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल जोड़ा कब जा सकता है? रिक्वायर्ड कंडीशन टू ऑपरेट इन पैरेलल, required condition to operate transformers in parallel. Required condition to connect in parallel. Required condition to connect in parallel. दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल जोड़ने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी, कब दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ा जा सकता है? पहली रिक्वायर्ड कंडीशन है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो शुड बी सेम। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो शुड बी सेम मतलब समझ में आ गया होगा कि पहला में टर्न बराबर होना जरूरी नहीं है। पहले में 100 टर्न है, N1 100 है, N2 200 है, ये एक ट्रांसफॉर्मर है। दूसरा ट्रांसफॉर्मर में N1 में 250 टर्न है N1 में, और N2 में 500 है N2। तो टर्न अलग अलग है, लेकिन ये टर्न का रेशियो करें कि N2 by N1, that is 2, and here also K, that is 500 divided by 250, that is 2. Means transformation ratio should be same. Ratio should be same, not the turn should be same. Ratio should be same. क्यों? क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पैरेलल में लगे रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पैरेलल में लगी रहती है। ये सोर्स है, इधर भी पैरेलल में लगा हुआ है और इधर भी पैरेलल में लगा हुआ है। इधर भी पैरेलल में लगा हुआ है, इधर भी पैरेलल में लगा हुआ है। तो जितना वोल्टेज मिलेगा ये इसका दुगुना करेगा। तो यहाँ पे मान लो 500 वोल्ट मिला, तो ये इसको दुगुना कर रहा है तो 1000 कर रहा है। इसको भी जो है 500 वोल्टेज मिला, तो ये भी इसको दुगुना कर रहा है। तो दो का मतलब होगा दुगुना कर रहा है, तो ये भी इसको 1000 कर रहा है, तो दोनों का आउटपुट वोल्टेज बराबर हो जाएगा। टर्न सेम होना जरूरी नहीं है, टर्न रेशियो शुड बी सेम, पहले रिक्वायर्ड कंडीशन। Not the turn ratio should be same. So this is the first required condition. Then second required condition. Second required condition. Same polarity. Same polarity. दोनों को पैरेलल कनेक्ट करने तो पोलरिटी सेम होनी चाहिए, अदरवाइज जो है दूसरे पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, एक दूसरे पे लोड हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटिंग जो करंट फ्लो होने लग जाएगी,
पोलरिटी सेम का मीनिंग हुआ कि ट्रांसफार्मर को प्राइमरी वाइंडिंग में आप कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई के साथ, प्राइमरी को आप कनेक्ट कर देते हैं और सेकेंडरी को कनेक्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, वोल्टमीटर से चेक करना पड़ता है। यहां आप वोल्टमीटर लगाएंगे, यहां वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर इसको कनेक्ट करने से पहले यहां वोल्टमीटर लगा देंगे। ये वोल्टमीटर यदि 0 रीडिंग देता है तो सेम पोलरिटी में है, और यदि ये ट्वाइस डबल रीडिंग देता है तो अपोजिट पोलरिटी में है। तो यदि डबल रीडिंग दे रहा है तो कनेक्शन उल्टा कर देंगे, यदि सेम रीडिंग दे रहा है तो इसको क्या करेंगे, यहां से इसको कनेक्ट कर देंगे। ये 0 रीडिंग दे रहा है तो इस स्विच को ऑन कर देंगे, इस स्विच को ऑन, इस स्विच को ऑन कर देंगे और ट्रांसफार्मर को पैरेलल लो। ओके, तो दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल जोड़ने के लिए दूसरी रिक्वायर्ड कंडीशन होती है कि उनकी पोलरिटी सेम होनी चाहिए। मीन्स ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये इसका पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए, ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना चाहिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव पोलरिटी से जोड़ना चाहिए, नेगेटिव को नेगेटिव पोलरिटी से जोड़ना चाहिए। ऐसा ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करना चाहिए, ऐसा ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करना चाहिए। तीसरी रिक्वायर्ड कंडीशन, रेजिस्टेंस बराबर नहीं होते, इंपीडेंस बराबर नहीं होते, लेकिन पर यूनिट इंपीडेंस शुड बी सेम, पर यूनिट इंपीडेंस शुड बी सेम। इंपीडेंस सेम होना जरूरी नहीं है, पर यूनिट इंपीडेंस सेम होना चाहिए। ओके, मीन्स जैसे वोल्टेज सेम, Z पर यूनिट का मीनिंग होता है Z एक्चुअल अपॉन Z बेस, और Z एक्चुअल Z बेस का मतलब होता है वोल्टेज स्क्वायर इंटू केवी। वोल्टेज दोनों का बराबर है, पर यूनिट 1 डिवाइडेड बाय पर यूनिट 2 इज इक्वल टू एक्चुअल 1 एक्चुअल 2 इंटू KVA1 इंटू KVA2। ओके, किसी की KVA रेटिंग कम होती है उसका इंपीडेंस ज्यादा होता है, किसी की KVA रेटिंग कम होती है, लो रेटिंग का ट्रांसफार्मर होता है ना, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, लीकेज ज्यादा होता है उसमें। लेकिन दोनों का मल्टीपल जो है, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, दोनों का मल्टीपल जो है वो पर यूनिट वैल्यूज बराबर होनी चाहिए दोनों की। जो लो रेटिंग का ट्रांसफार्मर होता है उसका KVA लो होता है लेकिन इंपीडेंस ज्यादा होता है, इसलिए या यूं कहे हैं कि पर यूनिट इंपीडेंस बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर कांस्टेंट होना चाहिए, बराबर 1 होना चाहिए। तो इसमें ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, और दूसरा ये कह सकते हैं कि ZA1 अपॉन ZA2 इज इक्वल्स टू KVA2 डिवाइडेड बाय KVA1, ये भी कह सकते हैं। मतलब उसका इंपीडेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसकी KVA रेटिंग का, डायरेक्टली नहीं, उसका इंपीडेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसकी KVA रेटिंग का, उल्टा प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब जिसका KVA रेटिंग ज्यादा होती है उसका इंपीडेंस कम होता है, जिसकी KVA रेटिंग कम होती है उसका इंपीडेंस ज्यादा होता है। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट करने के लिए। चौथी कंडीशन, R2 अपॉन X2 या R इक्वलेंट टू अपॉन X इक्वलेंट टू should be seen for both the transformers। रेजिस्टेंस सेम नहीं होने चाहिए,
रेजिस्टेंस टू लीकेज रिएक्टेंस के रेशियो सेम होना चाहिए। रेजिस्टेंस टू लीकेज रिएक्टेंस का रेशियो सेम होना चाहिए। क्या मीनिंग हुआ? ये रेजिस्टेंस टू लीकेज रिएक्टेंस पावर फैक्टर को डिसाइड करता है। ये रेजिस्टेंस, ये रिएक्टेंस, ये आर, ये एक्स, ये एंगल थीटा, ये जेड। तो tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो x अपॉन आर होता है, tan थीटा। और ये इसका पावर फैक्टर एंगल होता है। तो r अपॉन x बोले या x अपॉन आर बोले एक ही बात है, रेशियो है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x अपॉन आर x2 बाई r2, x इक्वलेंट टू बाई r इक्वलेंट टू, सेम होने चाहिए। इसका मतलब उसका एंगल सेम होना चाहिए। यदि फेजर डिफरेंस होता है दो ट्रांसफॉर्मर में तो भी क्या होता है, करंट फ्लो होने लग जाती है एक दूसरे के बीच में। यदि फेज डिफरेंस होता है दो ट्रांसफॉर्मर के बीच में तो करंट फ्लो होने लग जाती है। कैसे फ्लो हो जाएगी, यहां से समझिए। यदि दो ट्रांसफॉर्मर के बीच में फेजर डिफरेंस होता है, वोल्टेज सेम है, रेशियो सेम है, सब कुछ सेम है, उसके बावजूद भी यदि फेज डिफरेंस आ गया है तो एक ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज ये है, ये वेवफॉर्म ये है, और दूसरी ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज वेवफॉर्म जो है वो ये है। वोल्टेज का पीक वैल्यू सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इसका क्या है, फेजर डिफरेंस। तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज आ जाएगा। यहां इसका वोल्टेज ये है, इसका वोल्टेज ये है, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज। तो एक ट्रांसफॉर्मर ये है, दूसरा ट्रांसफॉर्मर ये है, दोनों को पैरेलल ऑपरेट करना है और इसको लोड को सप्लाई करना है। ओके, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इन दोनों में डिफरेंस ऑफ वोल्टेज है, ये V1 वोल्टेज है, ये V2 वोल्टेज है, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज है, V2 माइनस है तो V1 है, ये V2 है, तो करंट यहां से सर्कुलेट होगी और इधर की तरफ जाएगी। यहां देखेंगे तो V1 कम है, V2 ज्यादा है, तो थोड़ी देर बाद में क्या करेगी, ये करंट उल्टी चलने लग जाएगी, इस ट्रांसफॉर्मर से इधर जाएगी और इधर भी जाएगी। तो यहां एक सर्कुलेटिंग करंट सेटअप हो जाती है। इससे रोकने के लिए, इससे बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मर के रेशियो तो सेम होने चाहिए, जिससे उसका पीक बराबर हो। रेशियो के साथ साथ उसका फेजर एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो फेजर एंगल यदि बराबर होगा तो फेज डिफरेंस में दोनों वेवफॉर्म एक जैसी होंगी। जब दोनों वेवफॉर्म एक बराबर हो जाएंगे तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी क्षण पे, किसी भी समय दोनों वोल्टेज में डिफरेंस नहीं होगा। और जब दोनों वोल्टेज में डिफरेंस नहीं होगा तो दोनों ट्रांसफॉर्मर में बीच में सर्कुलेटिंग करंट नहीं होगी। ये सर्कुलेटिंग करंट कैसे सेटअप होती है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं आपको। ये सर्कुलेटिंग करंट कैसे सेटअप होगी, तो दो ट्रांसफॉर्मर हैं, ये प्राइमरी साइड पैरेलल में जो जुड़ी हुई है, ये ट्रांसफॉर्मर एक ट्रांसफॉर्मर है, ये दूसरा ट्रांसफॉर्मर है। सेकेंडरी साइड भी एक बस बार पे जुड़ी हुई है, ये एक ट्रांसफॉर्मर है, ये दूसरा ट्रांसफॉर्मर है, ये इससे जुड़े हुए है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये बस बार है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। ओके, ये दो ट्रांसफॉर्मर है, ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है, पैरेलल ऑपरेट है, ये बस बार 1 है, बस 1 है, ये बस 2 है। दोनों के वोल्टेज में, ये इसका वोल्टेज E1 है, इसका वोल्टेज E2 है, ये दोनों में थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है, फेज एंगल में डिफरेंस है, तो क्या होगा, मान लो इसका वोल्टेज ज्यादा है प्लस में, इसका वोल्टेज प्लस है, लेकिन ये प्लस ज्यादा है, ये प्लस कम है, मींस E1 की वैल्यू ज्यादा है E2 से। तो क्या होगा, एक करंट सेटअप हो जाएगी। वो करंट किधर आएगी, E1 से E2 की तरफ, इधर आएगी ये करंट E1 से, और यूं होती हुई, इसमें से होती हुई, वापस इसमें से होती हुई, इसमें होती हुई, इसमें सर्कुलेट करेगी।
और इस सर्कुलेटिंग करंट की जो वैल्यू होगी वो E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय ZA प्लस ZB। ए ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस है, ZB बी ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस है, दोनों का इम्पीडेंस है, उन दोनों से वो करंट कंट्रोल होगी। लेकिन सर्कुलेटिंग करंट होगी, सर्कुलेटिंग करंट होगी। इसलिए दो ट्रांसफार्मर में सर्कुलेटिंग करंट नहीं हो तो वोल्टेज बराबर होने चाहिए। IC यदि 0 करें तो E1 बराबर E2 होना चाहिए। तो यहां से करंट I1 चलेगा, यहां से करंट I2 चलेगा, दोनों वोल्टेज बराबर हैं, तो सर्कुलेटिंग करंट नहीं है, लोड करंट है। यहां से करंट I1 है, इधर को जा रहा है, यहां से करंट I2 है, ये भी इधर को जा रहा है। तो इस केस में E1 बराबर E2 है, तो E1 वोल्टेज माइनस IA ZA दैट इज E2 माइनस IB ZB। E1 बराबर E2 है, तो IA ZA बराबर IB ZB, दोनों बराबर। इसको मैं लिख देता हूं IA अपॉन IB इज इक्वल टू ZB अपॉन ZA। इसको मैं वोल्टेज से गुणा कर देता हूं, तो ये हो जाता है VA KVA ऑफ A अपॉन KVA ऑफ B। KVA रेटिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मैंने पहले ही बताया आपको। KVA रेटिंग जो ट्रांसफार्मर की होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, K ZB ये KB, ZA ये ZA, KVA रेटिंग जो ट्रांसफार्मर की होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंपीडेंस होती है। ओके, यदि टोटल करंट की बात करें अपन, यदि टोटल करंट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। यदि टोटल करंट की बात करें, I इक्वल टू IA प्लस IB, IA प्लस IB करंट की वैल्यू यहां से निकालेंगे, IB करंट की वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश करेंगे अपन। IB करंट की वैल्यू यहां से पुट करेंगे अपन, ये IB करंट की वैल्यू, IB इज इक्वल टू IA ZA अपॉन ZB। अब IA को कॉमन ले लेंगे, तो यहां से IA करंट की वैल्यू हो जाएगी IA ZA प्लस ZB डिवाइडेड बाई ZB इज इक्वल टू I। तो मैं क्या करता हूं, उसको उल्टा कर देता हूं, IA इज इक्वल टू ZB इंटू I डिवाइडेड बाई ZA प्लस ZB। तो टोटल करंट को ZB से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। दोनों साइड में वोल्टेज से गुणा कर देता हूं तो ये KVA रेटिंग हो जाती है। इसको SA बोलते हैं, SA बराबर S इंटू ZB अपॉन SB ZA S, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंपीडेंस होता है। बस इतने से कहने का मतलब ये यहां से भी एक्सप्लेन हो रहा है, यहां से भी एक्सप्लेन हो रहा है। तो बहुत बेहतरीन वे है इसे समझने का कि करंट जो है उसके इंपीडेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। करंट भी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। IA करंट जो होती है वो यहां से आप देखेंगे तो IA करंट जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी ZB। जिसका इंपीडेंस ज्यादा होगा वहां से करंट कम आएगी और जिसका इंपीडेंस कम होगा वहां से करंट ज्यादा आएगी। मतलब ये इंपीडेंस ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगी ऐसा नहीं होता। इंपीडेंस कम होगा, इंटरनल इंपीडेंस कम होगा, लीकेज इंपीडेंस कम होगा, पर यूनिट वैल्यूज कम होगी, वहां से करंट ज्यादा चलती है। इस तरीके से अपन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने ये पैरेलल ऑपरेशन को समझने की कोशिश की होगी।
डेफिनेटली आप इस लेक्चर को समझें तो आपको पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करोगे। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में बेहतरीन तरीके से लिखोगे कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है, पैरेलल ऑपरेशन की जरूरत क्या होती है और पैरेलल ऑपरेशन के रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है। इन सब चीजों को मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। मेरा पिछले 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, उनको टीच करने का, उसको एक्सप्लेन करने का। डेफिनेटली आपने एंजॉय किया होगा, मैंने भी बहुत एंजॉय किया है और आप लोग इससे लर्न करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। थैंक